हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपी टेट, सुपर टेट जैसे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो यह जो हमारा प्रैक्टिस सेट 4 का जो यह वीडियो है, यह हमारा हिंदी वाला भाग होगा। इसके बाद हम आपके लिए सामान्य ज्ञान वाला भाग भी लेकर के आएंगे। तो आइए पहले निर्देश पढ़ लेते हैं जो कि हमने कई बार पढ़ चुका है। तो प्रश्न संख्या 1 से 5 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम यह पढ़ लेते हैं। तो देश की हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से वश रखना ही अपना कर्तव्य समझा और जो क्षणिक काय होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, मोहनदास होगा यहाँ पे, मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार हो। वही महात्मा था, वही राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। उस महान आत्मा की भौतिक देह पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम है। गांधी जयंती, गांधी का जन्म दिवस यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अब हमारा इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि महान आत्मा का स्वामी कौन था। तो महान आत्मा का स्वामी था दोस्तों हमारा मोहनदास करमचंद गांधी। तो अगला प्रश्न है गांधी जयंती कब मनाते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हम मनाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों क्षीणकाय का अर्थ है। तो क्षीणकाय का अर्थ दोस्तों है दुबला पतला शरीर, क्षीणकाय, जैसा कि गांधी जी का शरीर था। तो अगला प्रश्न है सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे। तो सत्य और अहिंसा दोस्तों गांधी जी के हथियार थे। तो गांधी जी द्वारा किए गए कार्य किसमें लिखे जाएंगे। तो स्वर्ण अक्षरों में दोस्तों लिखे जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने अपना जो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था वह ख़त्म कर लिया। अब हम छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा छठवां प्रश्न है प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। तो यह लक्षण है दोस्तों अनुमान का। तो अगला प्रश्न है दोस्तों जायसी किस धारा के कवि हैं। तो जायसी अगर हम देखें दोस्तों तो जायसी प्रेम मार्गी धारा के कवि हैं या सूफी परंपरा से संबंधित हैं। इन्होंने नागमती का वियोग वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से किया था। आंसर की बात करें तो प्रेम मार्गी भक्ति धारा। तो अगला प्रश्न है नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्द के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो त्रुटिपूर्ण शब्द अगर हम देखें दोस्तों तो दधी दही, यह एक हमारा त्रुटिपूर्ण शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा ज्ञ वाला, क्योंकि यह ज प्लस यहाँ से मिल करके बना है। और अगर हम देखें तो जो वर्णों के संयोग से बनता है उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। तो दंत ध्वनि मतलब दोस्तों जो दांत से निकाली जाए वह ध्वनि। तो इसमें से अगर हमारा दंत ध्वनि अगर हम देखें तो हमारा त हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ अब हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कवि बिहारी का जन्म दोस्तों अगर हम देखें तो ग्वालियर में हुआ था। और बिहारी जयपुर के राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे। इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की। रचना को आप ध्यान रखें तो बिहारी सतसई की रचना की और ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार जो 2-4 खड़े अलंकार हैं। तो इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है। इसमें हमारा प्रतीप अलंकार है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अष्ट का तद्भव रूप दोस्तों, तो अष्ट का तद्भव रूप हमारा 8 है। तो अगला प्रश्न है जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। तो इसमें अगर हम देखें दोस्तों तो जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं पंक्ति में अगर हम देखें तो इसमें यमक अलंकार है। और यमक अलंकार की अगर हम बात करें
तो जब एक शब्द का प्रयोग दोस्तों 2 बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तब वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है। उदाहरण में अगर आप देखना चाहें तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहना बारी ऊंचे बोर मंदिर के अंदर रहती है। तो इसमें भी अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है दोस्तों? तो इस पंक्ति में अगर हम रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है दोस्तों? तो गोबर गणेश हमारा अगर हम देखें तो यह हमारा तत्पुरुष करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगर इसका समास विग्रह आप करना चाहें तो गोबर से निर्मित गणेश, तो यह हमारा बिल्कुल सही समास विग्रह हो जाएगा इसका। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, रहीमन चुप है बैठिए देखे दिनन के फेर, जब नीके दिन आहिए बनत न लगिए बेर। तो उपयुक्त पंक्तियों में दोस्तों कौन सा छंद है? तो इसमें अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें हमारा दोहा छंद है। बात करें अगर दोहा छंद की तो इसके जो हमारे तृतीय चरण में दोस्तों 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में हमारी 11-11 मात्राएं होती हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध वर्तनी इसमें से अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा चरमोत्कर्ष ये वाला सी ऑप्शन वाला बिल्कुल सही लिखा, ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत लिखा गया है। तो अगले प्रश्न की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो दिए गए वाक्य खंडों में से कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है? तो त्रुटिपूर्ण खंड की बात वाक्य खंड की बात की गई है दोस्तों। तो अगर हम देखते हैं, पढ़ना पड़ेगा हमको इसमें पूरा। तो भारत के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है, कोई त्रुटि नहीं है। तो अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें हमारा सी वाला बिल्कुल खंड जो है हमारा सी वाला वह हमारा त्रुटिपूर्ण निकल करके आता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला हमारा प्रश्न है, उपसर्ग को कहते हैं। तो उपसर्ग को क्या कहते हैं दोस्तों? शब्दांश। परिभाषा की बात करें तो जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे हम कहते हैं दोस्तों उपसर्ग। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो पवन शब्द में अगर हम देखें दोस्तों तो हमारी अयादि संधि है। इसका संधि विच्छेद अगर आप करना चाहें तो हमारा हो जाएगा पो प्लस अन बराबर पवन। अगला प्रश्न है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। तो अगर हम देखें दोस्तों तो उस समास को क्या कहेंगे जिसके पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समास हो? तो उसे हम कहेंगे दोस्तों द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका जो दोस्तों संधि विच्छेद हमारा अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा तिरह प्लस कार, और यह अगर हम देखें तो यह एक अपवाद संधि विच्छेद है। इसमें विसर्ग का अगर हम देखें तो यह विसर्ग का हमारा हो जाता है स, इस तरह से लिख करके हमारा स हो जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो तत्सम शब्द वाला अगर हम विकल्प देखें दोस्तों तो तत्सम शब्द वाला हमारा विकल्प हो जाएगा कृष्ण। तो अगला हमारा बहुत ही भारी भरकम प्रश्न है दोस्तों, लेकिन होता बहुत ही सिंपल है ये प्रश्न। तो आइए हम देखते हैं। तो वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश य, र, ल, व के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। आइए जल्दी से इस प्रश्न को हम खत्म करते हैं। ये वाला 1 नंबर 6 नंबर अपनी जगह पर रहेगा, इनको हमें व्यवस्थित करना है एक क्रम से। तो आइए व्यवस्थित कर लेते हैं इसको। तो अगर हम इसको दोस्तों व्यवस्थित करें तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी शब्द का बहुवचन अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा दोस्तों खूंटियाँ। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? तो दोहा का विपरीत छंद अगर हम देखें तो दोहा अगर हम देखें तो यह अर्थ सम छंद है, जिसमें जो हमारे विषय चरण होते हैं जिसे हम विषम चरण कहते हैं
जो कि प्रथम और द्वितीय चरण होते हैं, इसमें हमारी 13-13 मात्राएं होती हैं। और अगर हम सम चरण की बात करें, जिसे हम द्वितीय और चतुर्थ चरण कहते हैं, उसमें हमारी 11-11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा का उल्टा अगर आप इस प्रकार से देखें, छंद दोहा का उल्टा, तो रोला नहीं होता है, छप्पा नहीं होता है, चौपाई नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर सही हो जाएगा। और अगर आप इसके उत्तर देखना चाहें तो इसके उत्तर की बात अगर हम करें दोस्तों, तो उत्तर इसका हो जाएगा हमारा सोरठा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सोरठा। क्योंकि अगर हम सोरठा की बात करें तो इसके जो विषम चरण होते हैं, उसमें जैसे हम पहला और तीसरा चरण कहते हैं, उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। और जो हमारा दूसरा और चौथा चरण होता है, उसमें हमारा 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक, छंद दोहा का उल्टा। तो अगला प्रश्न है, निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रुणित भृंग घंटावली छरित दान मधुनीर मंद मंत आवत चलयो कुंजरु कुंज समीर। तो अलंकार बताना है दोस्तों, तो अलंकार हो जाएगा यमक। क्योंकि इसमें एक या एक से अधिक शब्द दोस्तों कई बार आया है, और प्रत्येक बार जब भी आया है तब इसका अर्थ हमारा भिन्न भिन्न है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है सदावर्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ है दोस्तों बदनाम करना। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप उससे अच्छे तो आप हैं, कौन सा कारक है? तो आपको याद होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, मैंने आपको बताया भी था बहुत पहले वीडियो में। तो इसमें दोस्तों कारक की बात करें तो हमारा हो जाएगा करण। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची दोस्तों जलद। जलद कमल का पर्यायवाची नहीं है। बात करें जलद की, तो जलद दोस्तों हमारा बादल का पर्यायवाची है। और बाकी बचे हमारे सरोज, पंकज, जलजात, यह सब हमारे कमल के पर्यायवाची हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यक्ष का विलोम है। तो प्रत्यक्ष का विलोम है हमारा परोक्ष। विपक्ष का अगर विलोम की बात करें दोस्तों, तो वो आ जाएगा हमारा पक्ष। अदृश्य की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा विलोम इसका दृश्य। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह पुल्लिंग है। समझना चाहे तो दही जम गया, लास्ट में क्या आया? गया। वाक्य बना करके देखिए, आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा दोस्तों प्रति प्लस एक। और बात करें कौन सी संधि है, तो यह हमारी दोस्तों एक यड़ संधि है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? तो यथाविधि अगर हम देखें दोस्तों, तो हमारा अवयवी भाव समास है। तो लौकिक शब्द में दोस्तों प्रत्यय की बात करें, तो लौकिक शब्द में हमारा दोस्तों प्रत्यय है इक। तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द अगर हम देखें दोस्तों, तो शुद्ध शब्द इसमें से हमारा हो जाएगा, यह तो गलत लग रहा है, यह भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है दोस्तों। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पूजनीय। अपने हाथ से स्वयं करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो वाक्य के शुद्ध रूप को अगर हम देखें दोस्तों, तो हो जाएगा अपना काम स्वयं करो। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, चंद्रिका का पर्याय है। तो चंद्रिका का पर्याय दोस्तों है हमारा कौमुदी। और इसके अन्य भी पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, जैसे कि चांदनी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका के और भी पर्यायवाची शब्द हैं। तो पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है। तो विलोमार्थक शब्द है दोस्तों, इसका अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा पौर्वात्य। इसका हमारा विलोमार्थक शब्द निकल करके आता है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। तो गतानुगतिक शब्द का अगर हम दोस्तों सही अर्थ देखें, तो हमारा सही अर्थ हो जाएगा प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। तो तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ अगर हम देखें दोस्तों, तो चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अब कुछ लोग समझ लेते हैं इसका जो मुहावरा है, इसका जो अर्थ होता है ईंट का जवाब पत्थर से देना, वो गलत होता है। इसका अर्थ दोस्तों यही सही है, चालाकी का जवाब चालाकी से देना।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी भाषा का दोस्तों अगर हम देखें तो प्रामाणिक ग्रंथ अगर हम देखें तो हमारा है पृथ्वीराज रासो। किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? तो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हमारे दोस्तों कहलाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द दोस्तों है हमारा इसमें सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि कोई आया है तो कोई हमारा सार्वनामिक विशेषण है। तो अगला प्रश्न है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो कुशाग्र अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों तो गुणवाचक विशेषण है। और बात करें गुणवाचक विशेषण की तो वह विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि कुशाग्र, नया, पुराना, मोटा, पतला, भला, बुरा, झूठ, सच्चा आदि सारे हमारे हो जाएंगे दोस्तों गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। तो रेखांकित शब्द में अगर हम कारक की बात करें दोस्तों तो हमारा कारक हो जाएगा इसमें अधिकरण। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो खिड़की हमारा देशज शब्द है। और देशज शब्द क्या होता है दोस्तों? तो जो देश में उत्पन्न होती हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों एवं उपभाषाओं के शब्द जो कि हिंदी में शामिल कर लिए गए हैं उन्हें हम कहते हैं देशज शब्द। और इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि जूता, खिड़की, रोटी, घोंसला, झाड़ू, थप्पड़ आदि अगर हम देखें तो देशज शब्द हैं। और देशज शब्दों की उत्पत्ति का दोस्तों पता नहीं चलता है, परंतु यह लोक जीवन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगला प्रश्न है, सकल सकल का अर्थ क्या होता है? तो सकल सकल का अर्थ हमारा दोस्तों होता है संपूर्ण और अंश। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो के बाद हम सामान्य ज्ञान वाला भी वीडियो डालेंगे, तो आप इसे देखने के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।